आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में मानव शुक्राणु टॉपिक तैयार किया और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट आप लोगों को बताएंगे कि एग्जामिनर द्वारा बायो में इस टॉपिक से आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और आप उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका बायो अच्छे से अच्छा हो सके। तो स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। स्टूडेंट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका भी बायो अच्छे से अच्छा हो, ठीक है, तो आप लोग का विशेष रिक्वेस्ट है बच्चों की एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं इस जो मानव शुक्राणु का जो डायग्राम है पहले उसको समझते हैं, ठीक है। फिर इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन और आंसर रहेंगे आपको हाथ हाथ बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मानव शुक्राणु का डायग्राम मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर बना करके रखा है, ठीक है। बच्चों इसके तीन मुख्य भाग होते हैं, पहला होता है बच्चों इसका शीर्ष भाग, पहला क्या होता है बच्चों इसका शीर्ष भाग होता है, ठीक है, जिसको हम हेड इंग्लिश में कहते हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। दूसरा भाग होता है बच्चों इसका क्या होता है मिडिल भाग, यानी अब जिसको हम बच्चों मध्य भाग बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा भाग बच्चों क्या होता है पूंछ, जिसको हम टेल कहते हैं। तो याद रखना आपसे अगर पूछा जाए कि मानव शुक्राणु के कितने भाग होते हैं बच्चों, तीन मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? सिर यानी जो ऊपरी इसका ऊपरी भाग है, शीर्ष भाग, ठीक है। दूसरा क्या होता है मध्य भाग यानी मिडिल वाला भाग। तीसरा क्या होता है बच्चों इसकी पूंछ, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों भागों में भी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा होता है बच्चों? तीनों भागों में सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है इसका जो ऊपर वाला भाग होता है, सिर यानी हेड वाला भाग इंपॉर्टेंट होता है। सबसे मुख्य भाग बच्चों यही भाग होता है, कौन सा? हेड यानी सिर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने समझाने के लिए स्क्रीन पर देख रखे हैं, ठीक है। अब मैं देखिए बारी बारी क्वेश्चनों को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फिर उनका आंसर भी आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलूंगा। तो देखिए स्टूडेंट अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शुक्राणु किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, तो आपको क्या परिभाषा देनी होगी? परिभाषा बच्चों ये है पुरुष के वीर्य का यानी सीमन का वह अंश जो गर्भाशय का कारण बनता है, जिससे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु की डेफिनेशन बताइए, शुक्राणु की परिभाषा बताइए, ऐसे शुक्राणु किसे कहते हैं, कैसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपको डेफिनेशन बच्चों यही देनी है कि पुरुष के सीमन का वह अंश जो गर्भाशय का कारण बनता है, यानी जिसकी वजह से क्या होती है कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, क्या कहलाता है? वो शुक्राणु कहलाता है, ठीक है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई, इतना आपको बोलना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं बच्चों? शुक्राणु बनते हैं बच्चों वृषण में यानी टेस्टिस में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बच्चों? टेस्टिस में बनते हैं। याद रखें इस चीज़ को, कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ है, तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है बच्चों कहाँ होता है? वो टेस्टिस यानी वृषण में होता है। अब आप सोचो कि वृषण क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होते हैं, ठीक है, जो शीशन के दोनों ओर, शीशन के दो एक थैलीनुमा टाइप, एक थैली टाइप की होती है, ठीक है। इसमें दो इस टाइप से देखो ये है ना, ये आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो बच्चों ये जो दो अंडाकार गुल्ले होते हैं बच्चों, इन्हीं को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों वृषण बोलते हैं, यानी टेस्टिस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोला जाता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, तो याद रखें शुक्राणु कहाँ बनते हैं बच्चों? शुक्राणु बनते हैं आपके टेस्टिस में बनते हैं, या फिर आप शुक्राशय भी कह सकते हैं, ठीक है, शुक्राशय भी इसका आंसर ठीक होगा। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, शुक्राणु को एक्टिव होने में कितना समय लगता है बच्चों? शुक्राणु को एक्टिव होने में यानी जब कोई मेल और फीमेल जब फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो वो शुक्राणु जो एक्टिव होता है उसको कितना समय लगता है, ठीक है, उसको वो टाइमिंग उसकी पूछी गई है कि शुक्राणु को एक्टिव होने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो देखिए शुक्राणु को एक्टिव होने का जो समय होता है बच्चों वो होता है लगभग 72 डेज। कितना होता है बच्चों? 72 डेज का टाइम लगता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो याद रखें शुक्राणु को एक्टिव होने में कितना समय लगता है? लगभग 72 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है, यानी जब कोई मेल किसी फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है, ठीक है, तो अब उसका जो जीवन उसके अंदर चला जाएगा यानी यूट्रस वगैरह में, ठीक है, तो वो वहाँ उसके अंदर शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है? तो बच्चों वो टाइमिंग होती है आपका 24 आवर से 48 आवर तक। कितना होगा देखिए इसका जो शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो लगभग कितना होता है बच्चों? मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का क्या जवाब है देखिए, 24 आवर से 48 आवर तक, यानी इतने टाइम तक लगभग वो जीवित रहता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? याद रखें, ठीक है। तो इसके एक्टिव होने का समय क्या है, ठीक है, वो कितना है बच्चों? 72 डेज है, लेकिन ये जिसका जीवन काल कितना है, वो जीवन काल है बच्चों आपका 24 आवर से 48 आवर,
समझ में आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या होता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो एक्रोसोम होता है बच्चों, ये सबसे ऊपरी भाग होता है, इसको बच्चों अग्रपिंडक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अग्रपिंडक कहते हैं। ठीक है, अच्छा पूछेगा कि आपके एक्रोसोम क्या होता है या एक्रोसोम किसे कहते हैं, तो बच्चों आप बोलेंगे ये मानव शुक्राणु का सबसे शीर्ष भाग होता है, सबसे आगे का भाग होता है, जो गोल्गी बॉडी से बना होता है, गोल्गी बॉडी से बना होता है। ये जो एक्रोसोम होता है बच्चों, किससे बना होता है? गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी से ये बना हुआ होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एक्रोसोम किसे कहते हैं बच्चों, तो आप बोलेंगे, आप वैसे भी आप देख पा रहे हो एक्रोसोम बिल्कुल, यानी जो हिंदी बोलते हैं इसको अग्रपिंड, देखो सबसे इसका ऊपरी भाग है ना, तो ये मानव शुक्राणु का सबसे ऊपरी भाग होता है, यानी सबसे शीर्ष भाग होता है, जो किसका बना होता है बच्चों? आपका गोल्गी बॉडी से बना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो एक्रोसोम की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, ये मानव शुक्राणु का सबसे शीर्ष भाग होता है, जो गोल्गी बॉडी से बना होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, देखिए एक्रोसोम किसका बना होता है? एक्रोसोम किसका बना होता है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसी क्वेश्चन का जवाब तो ये मैंने लिखा था। एक्रोसोम जो बना होता है बच्चों, किसका बना होता है? वो गोल्गी बॉडी का बना होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्रोसोम को काट दिया जाए तो क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, ये कहा गया है कि अगर इस एक्रोसोम को यहाँ से अगर कट कर दिया जाए, यहाँ से अगर बच्चों कट कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? यानी आपसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड में ऐसे ही पूछा गया है कि यदि एक्रोसोम को काट दिया जाए तो निषेचन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों अगर एक्रोसोम को अगर काट दिया मानव शुक्राणु से, ठीक है, तो निषेचन की क्रिया होगी नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बच्चों? जब देखिए इसका एक्रोसोम का काम क्या है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट भाग है, उसको समझिए। देखिए जब भी देखिए शुक्राणु यानी जो स्पर्म होता है, ठीक है, मान लीजिए ये कि क्या बच्चों? गर्भाशय यानी यूट्रस है। क्या बच्चों? ये यूट्रस, ठीक है, जिसके अंदर भ्रूण का पालन पोषण होता है। ठीक है, अच्छा अब जो बच्चों ये जो स्पर्म मतलब ये जो स्पर्म होते हैं यानी शुक्राणु जो होते हैं, ठीक है, तो ये देखिए कुछ ये मान लीजिए ये देखिए, मैं इसी को बना करके धर रहा हूँ, समझ होंगे मेरी बात को, ये समझ में आ रही है? तो ये कुछ मैंने यहाँ पे स्पर्म बना कर दिखाया, शुक्राणु बना करके दिखाया। ठीक है, और मान लीजिए अभी मैंने गर्भाशय बोल रहे थे, ये अंडाणु में क्या बच्चों? जो मादा के अंदर होता है, यानी जब पुरुष और स्त्री आपस में मिलकर के फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो पुरुष से क्या स्राव होता है बच्चों? वीर्य यानी सीमन, जिसमें क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं, और लेडीज से क्या आता है बच्चों? अंडाणु आते हैं। ठीक है, तो ये एक अंडा है। ठीक है, तो जो एक्रोसोम होते हैं ना, जो एक्रोसोम होते हैं बच्चों, इस अंडाणु को तोड़ने का काम करते हैं, इस अंडाणु को तोड़ने का काम करते हैं। और जब ये अंडाणु जब इसको तोड़ते हैं, यानी इसका जो शीर्ष भाग होता है, यानी इनका जो शीर्ष भाग होता है, जब अंडे पे क्या होता है? एक झिल्ली टाइप की होती है, अंडे पे क्या होती है? एक झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये झिल्ली को तोड़ने का काम करते हैं जब इसके अंदर एंट्री करते हैं, यानी इनका जो शीर्ष भाग होता है, इनका जो शीर्ष भाग होता है बच्चों शुक्राणु का, वही क्या जाता है? इसके अंदर जाता है, वही क्या जाता है? इस अंडाणु को अंदर जाता है झिल्ली को तोड़ करके। और जब इसके अंदर आ जाता है बच्चों, इसके अंदर जब आ जाएगा शुक्राणु, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो क्या होती है? कोई भी लेडी क्या होती है? प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या होती है? प्रेग्नेंट हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर बच्चों आपने एक्रोसोम को काट दिया, हम समझ में आ रहा है आप लोग में? तो एक्रोसोम की वजह से तो ये कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो फर्टिलाइजेशन आपका होगा ही नहीं। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो एक्रोसोम को काटने से बच्चों क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी वहाँ से लेडी कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? और बच्चों जब ये प्रोसेस होता है तो बच्चों यहाँ से एंजाइम वगैरह निकलते हैं, है ना, ये किससे? जो एक्रोसोम होता है सब क्या बोलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, तो एंजाइम ही बच्चों क्या करते हैं? इस अंडाणु की झिल्ली को तोड़ने का काम करते हैं, और जब तोड़ के इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं तो क्या होती है? लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया देख रहा है ना, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं बच्चों पावर हाउस। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर हाउस, यानी ये शुक्राणु को चलाने का काम करता है। यानी जब शुक्राणु चलता है, ठीक है, तो उसको क्या एनर्जी चाहिए चलने के लिए, तो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो आपसे पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? जो पावर हाउस बोलते हैं। ये एनर्जी देता है स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? निषेचन क्या होता है, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो ये तो आप जानते होंगे, जब एक नर युग्मक यानी कोई पुरुष, एक मादा युग्मक यानी कोई लेडीज आपस में मिलकर के एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है, या जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कोई एक स्त्री और एक पुरुष मिलकर के यानी फिजिकल रिलेशन बना करके जब एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक
ठीक है, समझ में आ रहा है। या जाइगोट का निर्माण करते हैं तो उसके क्रिया को बोलते हैं हम निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन क्या बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है बच्चों? निषेचन की क्रिया होती है बच्चों फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है बच्चों? फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको याद करके जाने आपके इस टॉपिक से प्रैक्टिकल के संबंध में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, आंसर भी मैंने आपको हाथ बताएं। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।